Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 27 of Business Mathematics, MTH 367. So we will continue today with the chapter number 17, which was optimization applications. So we quickly review the last lecture's summary. So primarily we covered section 17.1, which was about optimization applications, and we studied the revenue application, cost applications, profit applications, and at the end we studied marginal approach to profit maximization. तो लास्ट लेक्चर में हमने चार टॉपिक्स कवर किए थे. प्राइमरीली हमने जो ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं उसको हमने रेवेन्यू एप्लीकेशन के तौर पे स्टडी किया, कॉस्ट एप्लीकेशन के तौर पे स्टडी किया और प्रॉफिट एप्लीकेशन के तौर पे स्टडी किया, और आखिर में हमने जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मार्जिनल अप्रोच है उसको भी डिस्कस किया. टुडेज टॉपिक्स, so we will go over section 17.2, which is optimization additional applications. So we will go over several examples that cover applications of optimization techniques we learned in previous lectures. तो आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे. यहाँ पे हम जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लर्न की हैं पिछले लेक्चर्स में उनको अप्लाई करेंगे. So we start additional applications. The first application is about the real estate. So a large multinational conglomerate is interested in purchasing some prime boardwalk real estate at a major ocean resort. तो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है. कॉन्ग्लोमरेट बेसिकली कहते हैं कि एक मुख्तलिफ कंपनीज़ को मिला के अगर एक बहुत बड़ी कंपनी हो, उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों और मुख्तलिफ झेली कंपनियाँ हों, तो ऐसी जो कंपनी होती है उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट. और उस बोर्डवॉक कहते हैं कि मुख्तलिफ जो रिज़ॉर्ट होते हैं, ये सियाहती मकामात होते हैं समंदर के किनारे, तो उनके गिर्द जो मुख्तलिफ किस्म के वो पाथ बनाए हुए होते हैं जो कि बोर्ड यानी तख्ते से बने होते हैं. तो उस किस्म के जो पाथ्स होते हैं उनको कहते हैं कि बोर्ड वॉक. तो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंटरेस्टेड है एक तफरीही मकामात है समंदर के करीब, वहाँ पे वो कुछ ज़मीन ख़रीदने में इंटरेस्टेड है. तो रियल स्टेट का मतलब है कि इंटरेस्टेड इन बाइंग सम लैंड. So the conglomerate is interested in acquiring a rectangular lot which is located on the boardwalk. तो जो कंपनी है वो बेसिकली चाहती है कि बोर्ड वॉक के पे बेसिकली उसकी लोकेशन हो उस ज़मीन की, और वो एक रेक्टेंगुलर शेप की ज़मीन हो. द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज़ दैट द लॉट हैव एन एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट. तो जो कंपनी है वो चाहती है कि जो एरिया वो मतलब है लेना चाहते हैं वो 1 लाख स्क्वायर फीट हो. Figure 17.11 in the book presents a sketch of a layout with x equaling the boardwalk frontage for the lot and y equaling the depth of the lot, both measured in feet. तो रफली अगर हम इसका नक्शा बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास एक ओशियन है और यहाँ पे एक बोर्डवॉक बनी हुई है साथ. So this is the boardwalk, यानी तख्ते की बनी हुई एक वॉक करने की जगह है, और ये आपका ओशियन है समंदर, और ये जो है यहाँ पे बाकी ज़मीन है. तो ये हमारे पास डेप्थ है जो कि y है, और ये विड्थ है, और ये भी विड्थ है जो कि x है. और टोटल एरिया हम चाहते हैं कि 1 लाख स्क्वायर फीट हो. सो दीज आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स, और ये एक रफ नक्शा है एरिया का.
So the seller of the property is pricing the lots at $5,000 per foot of frontage along the boardwalk and $2,000 per foot of depth away from the boardwalk. तो जो सेलर है वो प्रॉपर्टी की प्राइस कुछ इस तरह से लगा रहा है कि $500 जो है वो पर फुट प्राइस है फ्रंटेज बोर्डवॉक वाली साइड पे, यानी इस साइड पे जो पर फुट प्राइस है वो लगा रहा है 5,000 पर फुट, और ये जो डेप्थ वाली साइड है इस साइड पे जो वो लगा रहा है कीमत वो लगा रहा है $2,000 per feet. So the conglomerate is interested in determining the dimensions of the lot which will minimize the total purchase cost. तो जो कंपनी है वो चाहती है कि इस तरह की डिमेंशन फाइंड की जाए जिससे जो उनकी कॉस्ट है परचेजिंग की वो मिनिमाइज हो जाए। एक तो उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए कि 1,00,000 स्क्वायर फीट उनके पास एरिया आ जाए, और वो 1,00,000 स्क्वायर फीट एरिया उनके पास इस तरह से आए कि उनकी जो साइज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और उनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए. सो दिस इज द क्वेश्चन. So we start the solution. So we refer to this figure 17.11 in the book, which is roughly presented on this slide. ये फिगर है जो कि बुक में भी गिवन है 17.11 और हमने स्लाइड पे बनाया है. The total purchase cost for a lot having dimensions of x feet by y feet is c is equal to 5,000x plus 2,000y. तो अगर हम उस ज़मीन की यानी डायमेंशन अगर x फीट बाई y फीट है तो जो टोटल प्राइस होगी वो होगी 5,000 टाइम्स x प्लस 2,000 टाइम y, क्योंकि विड्थ के लॉन्ग उसकी प्राइस जो है वो $5,000 पर फीट है पर और जो y के यानी डेप्थ के लॉन्ग है वो $2,000 जो है पर फुट है. एंड c इज़ द कॉस्ट इन डॉलर्स. So the problem is to determine the value of x and y which minimize c. So as we stated earlier कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम c को मिनिमाइज करना है और x और y को इस तरह से फाइंड करेंगे कि c मिनिमम हो. However, c is stated as a function of two variables and we are unable as yet to handle functions which have two independent variables. लेकिन यहाँ पे c जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इसलिए और हम इस वक्त जो है जो दो वेरिएबल का फंक्शन है उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे. सो द इंफॉर्मेशन गिवन इज सिंस द कॉन्ग्लोमेरेट हैज़ स्पेसिफाइड दैट द एरिया ऑफ द लॉट मस्ट इक्वल 1,00,000 स्क्वायर फीट, अ रिलेशनशिप विच मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y इज x into y is 1,00,000. तो हमें ये बात पता है कि जो कंपनी है वो 1,00,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो लेना चाहती है, तो x ज़रब y जो कि एरिया होगा उस रेक्टेंगल रीजन का, तो वो होगा हमारे पास 1,00,000. तो इसलिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो कि हमें x into y 1,00,000 के बराबर दे रही है. सो गिवन दिस रिलेशनशिप वी कैन सॉल्व फॉर ईदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, यानी अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है तो हम किसी भी एक वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाई x बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x. सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, डिवाइडिंग अगर हम दोनों साइड्स को x से डिवाइड कर लें तो हमारे पास y ये आ जाएगा. So now we can substitute the right side of the equation into the cost function wherever the variable y appears. तो अब हमारे पास जो cost function है यहाँ पे हम y की जगह पे ये पुट कर लेंगे जो कि 1,00,000 डिवाइडेड बाई x है, तो इस cost function c में हमने y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है. तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो ये होगा जो कि in terms of x होगा, and this will be equal to 5,000 times x plus 20 करोड़ डिवाइडेड बाई x. तो ये जो हमारे पास रकम है ये 20 करोड़ है, यानी जो वैल्यू है ये 20 करोड़ डिवाइडेड बाई x है. तो अब हमारे पास फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल में है और एक वेरिएबल के फंक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं कि जो कॉस्ट इसका जो मिनिमा है वो कहाँ पे आएगा. सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन.
So we find the value of x, which minimizes the cost c. So we find c prime of x, and this would be equal to 5,000 plus minus 20 crore into x to the power minus 2. तो इसको हम लिख सकते हैं 5,000, बजाय हमारे पास माइनस आ जाएगा minus 20 crore divided by x square. So now we put c prime of x equal to 0. Put c prime of x equal to 0 gives us 5,000 minus 20 crore divided by x square is equal to 0. So when you solve this equation, you get x square is equal to 20 crore divided by 5,000. So these three cancels here, and you get something like 4. So you get 40,000. So taking square root, you get x is equal to plus minus 200. And since x is equal to minus 200 is meaningless, क्योंकि negative square feet, negative number of feet तो हो नहीं सकता, we take x is equal to 20. So taking second derivative, c double prime of x, we get 40 crore times x to the power minus 3, and when you find the c double prime of 200, you get 40 crore times 200 to the power minus 3, which is some positive number. So c double prime of x is greater than 0 for x greater than 0, or rather we shall say for x is equal to 200, the graph of c is concave up, and the minimum value of c occurs at x is equal to 200. तो हम अगर x डायमेंशन 200 ले तो हमारे पास जो वैल्यू हो वो मिनिमम होगी. तो क्योंकि अब हमारे पास जो x इंटू आई है उसमें रिलेशन ये है कि y इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई x, so x is 20 into 10, which is 200. So you get here 500. तो अगर डेप्थ के अलोंग आप 500 फीट लेते हैं और जो बोर्ड वॉक है फ्रंटेज है उसके अलोंग 200 फीट लेते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी. So it means that xy is 200 over 500. That is, if the lot is 200 feet by 500 feet,
total cost will be minimized. At a value of C is equal to 5000 into 200 जो कि x की वैल्यू है, और प्लस 2000 जो कि प्राइस है y के अलोंग, और 500 जो कि y की वैल्यू हमारे पास आई है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल $20 लाख। तो टोटल $2 मिलियन कॉस्ट आएगी मिनिमम, अगर हमने जो कंपनी की रिक्वायर्ड स्पेस है जो कि 1 लाख स्क्वायर फीट है, उसको बाई करने के लिए $2 मिलियन या $20 लाख की कॉस्ट आएगी। और हमने जो विड्थ है उसको 200 फीट रखना है, और जो डेप्थ है उसको 500 फीट रखना है। So you have seen that this is an application of the optimization procedure we learned in real estate कि आपने अगर कहीं पे कंपनी ने जिस तरह के हम क्विकली रिव्यू करें इस क्वेश्चन को, तो एक कंपनी ने एक सियाहती मकाम है और वहाँ पे वो एक ज़मीन लेना चाहते हैं समंदर के पास, और एक साइड जो है वो बोर्ड वॉक वाला है और दूसरा साइड जो है वो इनसाइड वाला है, यानी समंदर से दूसरी तरफ वाला। तो उसके लिए जो टोटल उनकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख स्क्वायर फीट है, और जो प्राइस है वो बोर्ड वॉक के अलोंग जो है वो $5000 पर फीट है, और जो डेप्थ के अलोंग है वो $200 पर फीट है। तो उसको हमने सॉल्व किया और एट द एंड हमने फाइंड किया कि अगर जो विड्थ के अलोंग हम 200 फीट ले लें ज़मीन, और जो डेप्थ है उसके अलावा 500 फीट लेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी, और मिनिमम कॉस्ट होगी $20 लाख। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इमरजेंसी रिस्पांस और लोकेशन मॉडल। यानी इसके अंदर हम एक इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे। 3 resort cities had agreed jointly to build and support an emergency response facility which would house rescue trucks and trained paramedics. तो 3 रिजॉर्ट सिटीज़ हैं, यानी 3 सियाहती मुकामात हैं एक ख़ास जगह पे, और वो चाहते हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट यानी मेडिकल स्टाफ को एक इकट्ठा यूनिट बनाएं किसी एक लोकेशन पे, जहाँ से जो वो यूनिट्स हैं उसके अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है और वो जो रेस्क्यू ट्रक्स वगैरह हैं उधर उनको खड़ा किया जाए। तो द की क्वेश्चन इज़ टू डील विद द लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो लोकेशन है वो कहाँ पे उसकी रखी जाए। अब 3 सिटीज़ हैं और तीन मुकामात हैं, और 3 सिटीज़ के अंदर हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो उन्होंने एक इकट्ठी एक यूनिट बनाना है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। सो द क्राइटेरियन सेलेक्टेड वाज टू चूज द लोकेशन सो एज टू मिनिमाइज एस। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया जो सेलेक्ट किया है किसी भी लोकेशन को चूज़ करने के लिए, वो है कि हमने एस को मिनिमाइज़ करना है। अब एस क्या चीज़ है? एस इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द समर पॉपुलेशंस ऑफ ईच टाउन एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड द फैसिलिटी। एस जो है बेसिकली वो 2 चीज़ों का सम है। एक चीज़ उसमें क्या है, एक है कि जो समर के अंदर हर टाउन के अंदर पॉपुलेशन आती है उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया है, तो ये एक क्वांटिटी है, और दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास कि जो हर एक टाउन और फैसिलिटी के दरमियान डिस्टेंस है उसका भी हमने स्क्वायर ले लिया है। तो ये 2 क्वांटिटीज़ हैं और इन दोनों का जो सम है उसको हमने एस कह दिया है, तो हमने एस को मिनिमाइज़ करना है। सो वी रिकॉल कि एस के अंदर 2 चीज़ों का सम है। एक सम जो है वो जो समर के अंदर उन 3 सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन होती है उन तीनों का प्रोडक्ट, ये एक क्वांटिटी है, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है कि हर जो टाउन और फैसिलिटी के दरमियान डिस्टेंस है उसका स्क्वायर।
तो इन दो क्वांटिटीज़ का जो सम है वो S है। The following figure shows the relative locations of the three cities. अब हम एक फिगर बनाएंगे जिससे तीनों सिटीज़ की लोकेशन का पता चल जाएगा। So let's say this is the distance in miles. ये हमारे पास सिटी 1 की लोकेशन है, ये है हमारा सिटी 2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिटी 3। तो ये है 12 माइल्स पे, ये है 20 पे और ये है 30 पे। तो ये हमारे पास तीन सिटीज़ है जो कि एक ख़ास पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे वाक़ हैं। The criterion function to be minimized is given by S is equal to f of x, which is equal to 450x square minus 19,600x plus 2,41,600 as a constant। तो जो फंक्शन s कैलकुलेट किया गया है वो गिवन है f of x से, जिसके अंदर एक x स्क्वायर की टर्म है और एक x की और एक कांस्टेंट। And where x is the location of the facility relative to the 0 point in figure। तो फिगर के अंदर ये हमारा 0 पॉइंट है और ये जो है वो फैसिलिटी है। लेट्स से x is somewhere here। तो अब हमने x की जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करनी है। एट द मोमेंट वी जस्ट टेक इट टू बी हेयर एंड एट द एंड वी विल फाइंड वेदर इट विल जस्ट बी हेयर और एट समवेयर एल्स। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। The first derivative would be equal to 900 times x minus 19,600। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लें तो हमारे पास 900x जो है वो 19,600 के बराबर आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 21.77 हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ वी चेक द नेचर ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट। सो वी फाइंड दैट f double prime of x is 900 which is of course positive। 900 क्या है, पॉजिटिव है ना, for all x greater than 0 and in particular अगर हम ले लें f double prime of 21.77 तो इस सूरत में भी ये 900 ही होगा जो कि पॉजिटिव होगा। So second derivative at that point is positive, so the function has a relative minimum, so we can say that f is minimized when x is 21.77। so the criterion S is minimized at x is equal to 21.77 and the facility should be located as shown in the figure below। So now we remake that figure। So this was number 12, this was 20, this was 30। ये हमारे पास था सिटी 1, ये है सिटी 2 और ये है सिटी 3। तो कैलकुलेशन से जो हमारे पास आया है ये आया है 21.77 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड x। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा जो क्राइटेरियन फंक्शन है वो मिनिमम होगा, यानी जो s जिसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते थे वो तभी मिनिमम होगा अगर हम जो हमारा रेफरेंस पॉइंट या 0 पॉइंट एक ख़ास हमने लिया है उससे 21.77 माइल्स के डिस्टेंस पे हम वो लोकेशन फैसिलिटी बनाएंगे तो हमारे पास जो हमारा जो क्राइटेरियन फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। So this is a solution point। Our next example is of welfare management। So a newly created state welfare agency is attempting to determine the number of analysts to hire to process welfare applications। तो एक स्टेट ने एक नई वेलफेयर एजेंसी बनाई है और वेलफेयर जो एजेंसीज होती हैं उनके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए एनालिस्ट चाहिए होते हैं। तो एक इसी तरह की कंपनी है जो कि अभी स्टेट ने बनाई है और वो वेलफेयर एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए एनालिस्ट्स को हायर करनी चाहती है। एफिशिएंसी एक्सपर्ट्स एस्टिमेट दैट द एवरेज कॉस्ट C ऑफ प्रोसेसिंग एन एप्लीकेशन is a function of the number of analysts x। तो उनके पास जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट आएगी इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए
वो जितने नंबर ऑफ एनालिस्ट आप हायर करते हैं उसका फंक्शन होगी, यानी डिपेंड करेगी जितने नंबर ऑफ एनालिस्ट हायर करेगी कंपनी उस पे. And specific, the cost function is c is equal to f of x is equal to 0.001 x square minus 5 time log of x plus 60. तो कॉस्ट फंक्शन जो एस्टिमेट किया गया है वो है c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसके अंदर एक टर्म है एक्स स्क्वायर की और एक एक्स की प्लस 60, यानी वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसको एस्टिमेट किया गया है, जो कि डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ एनालिस्ट x जो कि हायर करनी है कंपनी ने. So now the question is, determine the number of analysts who should be hired in order to minimize the average cost per application. तो अब सवाल ये है कि हमने वो नंबर ऑफ एनालिस्ट फाइंड करने हैं जो कि कॉस्ट पर एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर दें. सो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. So first we take the derivative of f, which is f prime of x is equal to 0.002x minus 5 into 1 by x, और आगे कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा. सो द डेरिवेटिव ऑफ द log of x is 1 by x, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.002x minus 5 by x. So now we will put this equal to 0. So we put f prime of x is equal to 0. So this gives us 0.002x is equal to 5 by x. So this gives us x square divided by 5 divided by 0.002, and this is 2500, and taking square root on both sides we get x is equal to plus minus 50 as critical values. And we can definitely say that the root x is equal to minus 50 is meaningless, क्योंकि जाहिर है माइनस 50 एनालिस्ट तो हायर नहीं हो सकते, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है वो x is equal to 50 है. So the value of f of x at the critical point is f of 50, which is 0.001 into 50 square minus 5 time log of 50 plus 60. ये हमारे पास आएगा 2.5 minus 19.56, जो कि होगा $42.94 के बराबर. So now we test the critical value. So now to test the critical value, we find the second derivative of x, which is equal to 0.002 plus 5 divided by x square. So put f double prime of put x is equal to 50, and we find f double prime of 50 to be 0.002 plus 5 divided by 50 square, and when you simplify this you get 0.004, which is greater than 0. So therefore f is minimized when x is equal to 50. So average processing cost per application is minimized
at a value of $42.94 when 50 analysts are employed। तो अगर वो कंपनी 50 एनालिस्ट को हायर करती है तो जो कॉस्ट होगी पर एप्लीकेशन वो मिनिमम होगी और वो होगी $42.94। So the following figure represent a sketch of the average cost function। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस फिगर से भी देख सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ एनालिस्ट्स को ड्रॉ करें जो कि एक्स है और यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट पर एप्लीकेंट इन डॉलर्स को लिखें। You can stay here 30 and this is 40 and here we have 50। तो अगर हम 50 एनालिस्ट हायर करते हैं तो हमारे पास आती है जो प्राइस है समथिंग $42 और उसके अलावा हमारे पास जो इसका ग्राफ होगा वो होगा रफली कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपका जो है वो पॉइंट है 50 व 42.94 और ये कॉस्ट फंक्शन है आपका 0.001x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स log of x प्लस 60। तो ये फिगर है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे उसको कॉस्ट फंक्शन को और इस फंक्शन का जो मिनिमम पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 50 पे आ रहा है। So this was another application of the optimization methods we learned in the previous few lectures. So the next topic is elasticity of demand. An important concept in economics and price theory is the price elasticity of demand, or more simply the elasticity of demand. तो इकोनॉमिक्स के अंदर या प्राइस थ्योरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड जो होती है वो किस तरह से कितनी इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है, किस तरह से मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस. So this is the one of the major topic in economics and the price theory about the elasticity of demand. So given the demand function for a product Q is equal to f of p at a particular point PQ on the function, the elasticity of demand is the ratio given by the following expression. It is the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. तो अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का डिमांड फंक्शन गिवन हो, आपको रिकॉल कराते हैं कि डिमांड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन ऑफ प्राइस होता है. तो अगर हमारे पास पी क्यू कोई पॉइंट हो उस फंक्शन पे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इस रेशो से जाहिर की जाती है. ऊपर जो है हमारे पास उस रेशो में आता है क्वांटिटी की डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज आता है, और नीचे हमारे पास जो परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर आता है
उसको लिखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का जो रेशो है उसको बेसिकली कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वो जो रेशो है कैलकुलेट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। दिस रेशो इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव रिस्पांस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन प्राइस। तो ये जो रेशो है ये मेजर करता है डिमांड में जो चेंजेस आती हैं प्राइस के कॉरेस्पॉन्ड, उनको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन द बुक दीज आर द इक्वेशन 17.21, यानी हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं ये बुक के अंदर 17.21 है। सो द इक्वेशन 17.21 कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली एज फॉलोज। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। एंड ऊपर वाली जो हमारी परसेंटेज चेंज है इन डिमांड वो डेल्टा क्यू बाई क्यू के बराबर है, और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस जो है वो डेल्टा पी बाई पी के बराबर है। वी यूज द ग्रीक लेटर ईटा टू डिनोट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम ग्रीक लेटर ईटा को यूज़ करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ द लिमिट ऑफ द अबव रेशियो as delta p goes to 0 at a point pq is given by eta is equal to limit delta p goes to 0 and delta q divided by q whole divided by delta p divided by p। तो हमारे पास जो पॉइंट इलास्टिसिटी हमने ऊपर डिफाइंड की है, तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और लिमिट ऑफ द अबव जो रेशो है पॉइंट पी क्यू के ऊपर, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पी क्यू है तो उसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे बाय टेकिंग डेल्टा पी गोज टू 0। सो ईटा विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो वी कैन राइट दिस एज लिमिट डेल्टा पी गोज टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी into p by q। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, and we know that this expression basically gives us the derivative of q with respect to p। ये definition है, so we can write this q prime of p into q by p, or eta is equal to q by p times q prime of p। So that's how you find this point elasticity of the demand function with respect to price. So now we solve an example to calculate the point elasticity for certain prices. So example है कि given a demand function, अब हमें नई point elasticity की example find करनी है। हमारे पास एक demand function given है Q, which is f of p, and this is equal to 500 minus 25 times p. So the question is find the point elasticity of demand at the price of number A $15 and number B it would be $10. So we start with the solution A. So now given eta is equal to P by Q into F prime of P. So we find F prime of P first.
एफ प्राइम ऑफ पी होगा हमारे पास 0 माइनस 25 इंटू 1 विच इज़ माइनस 25। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर चूंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है इसकी वैल्यू माइनस 25 ही रहेगी। सो दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई क्यू क्या है आपके पास एफ ऑफ 15 और ये क्या होगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ 15। एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एफ ऑफ 15। So this is 500 minus 25 into 15 and this will give you 125। ये है 500 minus 375 के बराबर। So this will be 15 into minus 25 divided by 125। This would be equal to minus 375 divided by 125, which would be equal to minus 3. So the interpretation of eta is equal to minus 3 is that the price of $15 at the price of $15 increase in price by 1% would result in a decrease in demand by 3%। इसका मतलब ये है अगर आपके पास जो प्राइस है वो $15 है आपने और उसके बाद आप जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर आप $15 की प्राइस के ऊपर 1% का चेंज करेंगे तो यानी इंक्रीज करेंगे प्राइस को 1%, तो आपके पास जो डिमांड होगी वो 3% कम हो जाएगी। सो दैट्स हाउ बेसिकली इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हैं $15 उसकी ऑलरेडी प्राइस है और आप 1% इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो डिमांड है उसके अंदर जो कमी है वो 3% की आएगी। सो पार्ट बी वॉज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन व्हेन द प्राइस इज चार्ज आर $10। अब हमने अगर $10 की प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं तो तब हमारे पास ये रेशो क्या आएगी। So this is our part B. So this is P by Q into F prime of P. ये आएगा आपके पास 10 divided by F of 10 into F prime of 10। जो है हो जाएगा आपके पास 10 divided by F of 10 is 500 minus 25 into 10 into minus 25। So this is minus 25 divided by 25 is equal to minus 1. So eta is equal to minus 1. So at a price of $10 and increase in price by 1% would result in a decrease in demand by approximately 1%। तो अगर आप $10 की प्राइस चार्ज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो
तो अगर आप 1% इंक्रीज करेंगे उसके अंदर तो जो डिमांड है वो रफली 1% जो है वो डिक्रीज होगी। तो इस केस में हमारे पास जो डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज है वो सेम है जो कि प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज है उसके, यानी प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज और डिमांड के अंदर जो परसेंटेज चेंज है ये दोनों बराबर आ रहे हैं इस केस में। द इकोनॉमिस्ट्स क्लासीफाई पॉइंट इलास्टिसिटी वैल्यूज इन 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरीज बनेंगी पॉइंट इलास्टिसिटी की। नंबर 1 है जिसके अंदर आपके पास ईटा की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो इट मीन्स कि या तो ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन -1 हो या फिर ईटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईटा इज लेस देन -1 और ईटा इज ग्रेटर देन 1। जैसे कि हमारे पास लास्ट केस में ईटा की वैल्यू क्या आई थी, -3 थी। सो द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा हो, यानी या तो अगर हम परसेंटेज प्राइस इंक्रीज़ करें तो डिमांड जो है 1% इंक्रीज़ करें तो डिमांड 1 से ज़्यादा % डिक्रीज़ हो जाए, या फिर अगर हम प्राइस को 1% डिक्रीज़ करें और डिमांड जो है वो 1 से ज़्यादा % इंक्रीज़ हो जाए, तो ये हमारे पास केस होगा ईटा एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल a 1% चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन ग्रेटर देन 1% चेंज इन डिमांड। तो चेंज जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो इन दीज रीजन्स ऑफ ए डिमांड फंक्शन डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक। तो इस रीजन में हम डिमांड को जो है वो इलास्टिक कहेंगे कि यानी ईटा एब्सोल्यूट जो है ग्रेटर देन 1 है। तो लास्ट एग्जांपल में जब हम प्राइस जो थी $15 की चेंज कर रहे थे तो चार्ज कर रहे थे, तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी थी वो -3 थी विच वाज लेस देन -1। तो इस रीजन के अंदर हमारे पास जो डिमांड थी वो इलास्टिक थी। तो इन केस नंबर 2 वेयर ईटा एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, यानी इस केस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ईटा जो है वो -1 और 1 के दरमियान होगा, यानी ईटा जो है 1 से लेस है और -1 से बड़ा है। Then the percentage change in demand is less than the percentage change in price। तो अब जो हमारे पास जो डिमांड के अंदर चेंज है वो प्राइस के अंदर चेंज से कम है, तो इन दीज रीजन्स ऑफ ए डिमांड फंक्शन डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक। तो इस रीजन के अंदर हम कहेंगे कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, यानी इस सूरत के अंदर। और हमारे पास तीसरा केस है जब ईटा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, यानी ईटा आपके पास या तो -1 है या फिर ईटा जो है वो +1 है। So if you have this situation, then the percentage change in the demand is equal the percentage change in price। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर बराबर हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को, तो इन दीज रीजन्स ऑफ ए डिमांड फंक्शन डिमांड इज सेट टू बी यूनिट इलास्टिक। जैसे कि हमने एग्जांपल की इसके अंदर जब हमने $10 की प्राइस चार्ज की तो हमारे पास जो चेंज था वो बराबर था, यानी इंक्रीज़ इन प्राइस बाय 1% से हमारे पास जो इंक्रीज़ इन प्राइस डिक्रीज़ इन प्राइस है वो भी 1% था, और ईटा की वैल्यू -1 थी। तो इस सूरत में हमारे पास जो डिमांड थी वो यूनिट इलास्टिक थी यार। सो दिस इज़ यूनिट इलास्टिक। और इस रीजन में ये इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि इलास्टिक। और जो केस हमारी एग्जांपल में नहीं आया उसको कहते हैं इन इलास्टिक। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 27। So basically today we covered section 17.2 which was optimization additional applications and we finish chapter number 17। तो आज हमने ऑप्टिमाइजेशन की एडिशनल एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स के ज़रिए और चैप्टर 17 फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। उम्मीद है कि आज आपने जो एडिशनल एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिमाइजेशन की उनको अंडरस्टैंड किया होगा। इनको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छी तरह ये समझ आ जाए।
अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।